हमारी आज की कहानी है नया रास्ता। मुंबई की एक आलीशान 25 मंजिला इमारत स्काई हाई टावर्स फ्लैट नंबर 2401 की बालकनी में खड़ी 62 वर्षीय सावित्री देवी नीचे दौड़ती हुई छोटी छोटी कारों को देख रही थी। इतनी ऊंचाई से दुनिया बहुत छोटी लगती थी, ठीक वैसे ही जैसे इस घर में उनका वजूद हो गया था। सावित्री देवी का बेटा रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में वीपी था और बहू शनाया एक हाई प्रोफाइल फैशन डिजाइनर। बाहर से देखने वालों को लगता था कि सावित्री देवी राज कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपने ही बेटे के घर में एक अनचाही मेहमान बन चुकी थी। घर में आज पार्टी थी। शनाया ने सुबह ही सावित्री जी को निर्देश दे दिया था। मम्मी जी, आज मेरे क्लाइंट्स और रोहित के बॉस आने वाले हैं। प्लीज आप अपने कमरे में ही रहिएगा। पिछली बार आपने अपनी पुरानी साड़ी पहनकर और हिंदी में बात करके मेरे गेस्ट के सामने मुझे बहुत एम्बेरस किया था। सावित्री जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। यह अब रोज की बात थी। रोहित पास ही खड़ा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक बार भी अपनी पत्नी को नहीं टोका। उसने बस इतना कहा, हाँ माँ, तुम आराम करना। शोर शराबे से तुम्हें भी तो सिर दर्द होता है ना। रात को जब पार्टी पूरे शबाब पर थी, सावित्री जी को प्यास लगी। उनके कमरे के जग में पानी खत्म हो गया था। वह दबे पांव रसोई घर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह हॉल के किनारे से गुजर रही थी, उनका पल्लू एक महंगे विदेशी फूलदान में अटक गया। छपाक की आवाज के साथ फूलदान चकनाचूर हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत बंद हो गया। शनाया गुस्से से लाल होकर आई और सबके सामने चिल्लाई, क्या मुसीबत है? कहा था ना कमरे में रहिए। आपको पता है यह 50,000 का वास था। आप अपनी जिंदगी में कभी 50,000 एक साथ देखे भी हैं? गंवार की गंवार ही रहेंगे आप। सावित्री जी की नजरें बेटे रोहित पर गई। उन्हें उम्मीद थी कि रोहित कहेगा, कोई बात नहीं माँ, यह सिर्फ कांच का टुकड़ा है। लेकिन रोहित ने अपनी विस्की का गिलास मेज पर रखा और दांत पीसते हुए कहा, माँ, तुमसे एक दिन शांति से नहीं बैठा जाता। अब जाओ यहाँ से और तमाशा मत बनाओ। उस रात सावित्री जी सोई नहीं। उन्होंने पूरी रात अपनी पुरानी लोहे की संदूक को देखा। यह वही संदूक था जिसे लेकर वह 35 साल पहले अपने ससुराल आई थी। अगली सुबह जब रोहित और शनाया सो रहे थे, सावित्री देवी ने अपना संदूक उठाया। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया। बस डाइनिंग टेबल पर घर की चाबी और एक चिट्ठी रख दी। चिट्ठी में लिखा था, रोहित, शायद मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के लायक नहीं हूँ। मैं वापस अपने पुराने कस्बे रामपुर जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की पुरानी हवेली अब खंडहर हो गई होगी, लेकिन कम से कम वहां की दीवारें मुझे गंवार कहकर मेरा अपमान नहीं करेंगी। खुश रहना। रोहित जब उठा और चिट्ठी पढ़ी तो उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन शनाया ने कहा, अरे, ड्रामा है सब। 2 दिन में अक्ल ठिकाने आएगी तो वापस आ जाएगी। बुढ़ापे में अकेले कौन रह सकता है? रोहित को भी यही लगा था और उसने माँ को रोकने की कोशिश नहीं की। उधर सावित्री देवी ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाती भी 18 घंटे के सफर के बाद रामपुर पहुंची। रामपुर, वह कस्बा जहां उन्होंने अपने पति के साथ 30 साल बिताए थे। लेकिन आज वह घर, जिसे चौधरी निवास कहा जाता था, भूतों का डेरा लग रहा था। जाले, धूल और टूटी हुई खिड़कियां। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने यह घर बंद कर दिया था। बेटे के पास चली गई थी। घर का दरवाजा खोलते ही चमगादड़ों का झुंड बाहर निकला। सावित्री जी ने आंसू पोंछे और सफाई शुरू की। उनके पास न पैसा था, न ताकत, बस एक चीज थी, स्वाभिमान। शुरुआती 10 दिन नर्क से बदतर थे। सावित्री जी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे घर की मरम्मत और राशन में खर्च हो गए। बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, इसलिए वह मोमबत्ती की रोशनी में रातें काटती थी। 11वें दिन राशन खत्म हो गया। सावित्री जी ने सोचा कि पड़ोसियों से मदद मांगे,
लेकिन तभी उन्हें शनाया के शब्द याद आए। आपने 50,000 कभी देखे भी हैं? उन शब्दों ने उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने से रोक दिया। 2 दिन तक उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। तीसरे दिन भूख से उनका शरीर कांपने लगा। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। तभी सामने से एक फेरी वाला कचौड़ी सब्जी बेचता हुआ निकला। महक ने उनकी आंतों को मरोड़ दिया, लेकिन जेब खाली थी। तभी उनकी नजर अपने हाथों पर गई। शादी की 2 सोने की चूड़ियां, यही उनकी आखिरी जमा पूंजी थी। वह उठी और सोनार की दुकान पर गई। एक चूड़ी बेचकर उन्हें 40,000 रुपए मिले। पैसे हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहले भरपेट खाना नहीं खाया, बल्कि बाजार से बड़ा गैस चूल्हा, मैदा, घी और मसाले खरीदे। सावित्री देवी को याद आया कि उनके पति को उनके हाथ के बने शाही लड्डू और मसालेदार मठरी कितनी पसंद थी। पूरे रामपुर में उनकी पाक कला की तारीफ होती थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सावित्री देवी ने अपनी पुरानी रसोई में आग जलाई। सालों बाद उस घर से धुएं की जगह इलायची और केसर की खुशबू उठी। उन्होंने 50 पैकेट मठरी और 50 पैकेट लड्डू बनाए। शर्म को ताक पर रखकर वह खुद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी मेज लगाकर बैठ गई। उन्होंने एक गत्ते पर कोयले से लिखा, माँ का स्वाद। शुरुआत में लोग हिचकिचाए। एक बूढ़ी औरत को सड़क पर बेचते देख कुछ ने तरस खाकर खरीदा, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला, वह रुक गया। स्वाद ऐसा था जैसा आज के मिलावटी जमाने में मिलना नामुमकिन था। शुद्ध देसी घी और घर के पिसे मसाले। दोपहर होते होते सारा सामान बिक गया। सावित्री जी ने उस दिन 500 रुपए का मुनाफा कमाया। यह 500 रुपए उन्हें बेटे के दिए लाखों की सुख सुविधाओं से ज्यादा कीमती लगे। धीरे धीरे माँ का स्वाद की चर्चा पूरे रामपुर में होने लगी। स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उनके लड्डुओं के दीवाने हो गए। 3 महीने बाद सावित्री जी ने सड़क किनारे से हटाकर अपने ही घर के बाहरी हिस्से को एक छोटी दुकान में बदल दिया। उन्होंने नाम रखा सावित्री गृह उद्योग। उन्होंने मोहल्ले की 3 और गरीब विधवा औरतों को काम पर रखा। अब वह सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, बल्कि एक सिस्टम चला रही थी। जो औरत शनाया उन्हें गंवार कहती थी, वही सावित्री देवी अब बिना एमबीए की डिग्री के बिजनेस चला रही थी। 1 साल बीत गया। सावित्री देवी का काम अब सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं था। शहर के बड़े मिठाई शोरूम ने उनसे थोक होलसेल में ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था। उनकी मठरी और अचार की मांग लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचने लगी थी। उनके पास अब पैसे थे, घर में इन्वर्टर था और काम करने के लिए 15 महिलाओं की टीम थी। लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया था, हर शाम वह जो भी बचता उसे गरीब बच्चों में मुफ्त बांट देती थी। उधर मुंबई में रोहित की कंपनी में मंदी आ गई। उसकी नौकरी खतरे में थी। शनाया की फिजूल खर्ची और होम लोन की ईएमआई ने उनकी कमर तोड़ दी थी। घर में रोज झगड़े होते थे। रोहित को अब माँ की याद आने लगी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे माँ का प्यार चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि घर संभालने वाला और बच्चे पोते को देखने वाला कोई नहीं था। मेड बहुत पैसे लेती थी और नखरे करती थी। एक दिन रोहित को ऑफिस के काम से लखनऊ आना पड़ा। उसके कलीग सहकर्मी ने कहा, रोहित, अगर तुम इस तरफ आए हो तो रामपुर की मशहूर सावित्री देवी के लड्डू जरूर ले जाना। मेरे घर वाले दीवाने हैं उसके। सावित्री देवी और रामपुर का नाम सुनते ही रोहित चौंक गया। उसने गाड़ी रामपुर की तरफ घुमा ली। जब वह अपनी पुरानी हवेली के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। जिस घर को वह खंडहर समझता था, वह अब रंगे पुते, रोशनी से जगमगाते एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा लग रहा था। बाहर बोर्ड लगा था, सावित्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। रोहित अंदर गया
उसने देखा कि उसकी माँ एक बड़ी गद्दी पर बैठी है, आंखों पर चश्मा लगाए वह कुछ हिसाब किताब कर रही है और 10-12 औरतें जी जान से काम कर रही हैं। माँ के चेहरे पर वह लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रोहित धीरे से बोला, माँ। सावित्री जी ने सिर उठाया। बेटे को देखकर एक पल के लिए उनका दिल धड़का, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आओ रोहित, कैसे हो? आवाज में प्यार था, लेकिन वो पुरानी वाली अंधी ममता नहीं थी। रोहित दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। हम बहुत परेशान हैं। मेरी नौकरी जाने वाली है। शनाया भी अब समझ गई है। घर बिखर रहा है। प्लीज वापस चलो। तुम्हारे बिना हम अनाथ हैं। सावित्री जी ने उसे उठाया और पानी पिलाया। तभी वहां पुराने मुनीम जी, जो सावित्री जी के पति के दोस्त थे, आ गए। उन्होंने रोहित को रोते देखा तो गुस्से में बोले, अरे नालायक, अब क्यों रो रहा है? जब इस देवी को घर से निकाला था तब शर्म नहीं आई? रोहित ने सफाई दी, अंकल, मैं मजबूर था। शनाया। मुनीम जी चिल्लाए, मजबूर? तुझे पता है तेरी माँ लंगड़ा कर क्यों चलती है? रोहित चुप रहा। उसे हमेशा लगता था कि यह गठिया की वजह से है। मुनीम जी ने राज खोला। 25 साल पहले जब तू छोटा था, तेरे पिता का बिजनेस डूब गया था और तू बीमार पड़ गया था। तुझे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। डॉक्टर ने लाखों का खर्चा बताया था। तेरे पिता टूट चुके थे। तब तेरी इसी माँ ने, जिसे तुम लोग गंवार कहते हो, अपनी एक किडनी बेच दी थी और उस ऑपरेशन के दौरान नस दबने से इनका एक पैर हमेशा के लिए कमजोर हो गया। इन्होंने आज तक तुझे यह नहीं बताया ताकि तुझे यह न लगे कि तू अपनी माँ का कर्जदार है और तूने तूने इसे कचरा समझकर घर से निकाल दिया। यह सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गया। उसकी माँ ने उसके लिए अपने शरीर का टुकड़ा दे दिया था और वह उन्हें एक फूलदान टूटने पर जली कटी सुनाता रहा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका पछतावा अब असली था। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे यह सब नहीं पता था। मैं कसम खाता हूँ, अब शनाया भी कुछ नहीं कहेगी। तुम चलो, तुम राज करोगी वहां, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूरा कमरा शांत हो गया। सभी कर्मचारी सावित्री जी की तरफ देख रहे थे। क्या माँ का दिल पसीज जाएगा? सावित्री जी उठी। उन्होंने अपनी वैसाखी उठाई और खिड़की के पास गई। बाहर खुला आसमान था। उन्होंने मुड़कर कहा, रोहित, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। एक माँ अपने बेटे से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। रोहित हैरान रह गया। क्यों माँ? सावित्री जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा, उस घर में मेरी पहचान सिर्फ रोहित की माँ या शनाया की सास थी। वहां मैं एक बोझ थी, लेकिन यहाँ मैं सावित्री देवी हूँ। इन 15 औरतों का घर मेरे काम से चलता है। आज मैं अपने कमाए पैसों से रोटी खाती हूँ तो उसका स्वाद ही अलग होता है। मैंने अपनी बैसाखी छोड़ दी है बेटा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अगर मैं वापस आई तो शायद मुझे आराम मिल जाएगा, लेकिन मेरा सम्मान फिर मर जाएगा। रोहित ने बहुत जिद की, लेकिन सावित्री जी का फैसला अटल था। जाते समय सावित्री जी ने रोहित को एक चेक दिया। यह 5 लाख रुपए है। तुम्हारी नौकरी की दिक्कत है ना, इसे रख लो और शनाया से कहना यह उस गंवार सास की कमाई है जिसने कभी 50,000 रुपए नहीं देखे थे। रोहित खाली हाथ लेकिन भारी मन और एक बड़ी सीख लेकर वापस मुंबई लौटा। सावित्री देवी ने साबित कर दिया था कि औरत चाहे तो राख से भी उठकर खड़ा हो सकती है। अपमान इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। बुजुर्ग माता पिता को आपकी दया या टुकड़ों की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ सम्मान और समय चाहिए होता है। और याद रखें, जो हाथ आपको चलना सिखाते हैं, अगर उन्हें मजबूर किया जाए तो वे अपने लिए नया रास्ता भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।